हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूं बोपचे सर और इंस्पायर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वे सारे बच्चे जो मेडिकल फील्ड में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। अब आप ध्यान से देखिएगा, हम बात करने वाले केमिस्ट्री सिलेबस पीएनएसटी का जो होने वाला है उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि जो 2024 आपको पता है एग्जाम शेड्यूल डल चुका है और एग्जाम की तैयारी के लिए सारे बच्चे तैयार हो चुके हैं। अब हमें तैयारी में एक और भी कदम उठाना है जो कि क्रैश कोर्स का होता है। ये क्रैश कोर्स हम आपको अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायर एकेडमी बालाघाट पर फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चा, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं कि पीएनएसटी का केमिस्ट्री का सिलेबस क्या होगा, कि आप तैयारी केमिस्ट्री की कैसे करें, कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपको ज्यादा पढ़ने हैं पीएनएसटी में जो आते हैं। हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के आधार पर बात करेंगे। तो बेटा बिना देर लगाए जल्दी आते हैं और देखते हैं कि केमिस्ट्री के सिलेबस में आपको पता है 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट में बच्चा सबसे पहला जो पार्ट आपको देखने को मिल रहा है जनरल एंड फिजिकल केमिस्ट्री। सबसे पहला आपका फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ऐसे आपके 3 पार्ट में आपको केमिस्ट्री पूरी तैयार करनी है, पढ़नी है। तो बात करते हैं बेटा सबसे पहले कि जनरल एंड फिजिकल केमिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या आपके सिलेबस में आने वाला है, पूरी बातें हम लोग करते हैं। ध्यान से देखिएगा। तो बेटा यहां पर सामान्य और भौतिक रसायन की बात हो रही है। तो यहां पर आपको जो देखने को मिलेंगे, सबसे पहला चैप्टर बेटा आपको देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्या देखने को मिलेगा बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ एटम सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। आपका फर्स्ट चैप्टर होगा जिसमें आपको पढ़ना है बेटा कॉन्स्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लियस, बोहर एटम है ना, बोहर्स एटम मॉडल, क्वांटम नंबर्स जो कि आपने बहुत ज्यादा पढ़ा होगा, आपबाउ प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एलिमेंट यानी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, अप टू क्या लिखा है बेटा क्रोमियम तक। डी ब्रोंगली रिएक्शन आपको देखना है, डी ब्रोंगली रिलेशन आपको देखना है, रिलेशन मतलब डी ब्रोंगली संबंध आपको देखना है। और आगे बेटा आपको देखना है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। तो यहां पर बात करें अगर हिंदी में तो इसे परमाणु संरचना कहते हैं। इसमें आपको पढ़ना है नाभिक का गठन। गठन मतलब बेटा संगठन की बात करेंगे कि नाभिक कैसे बना है, संगठन की बात करेंगे कि नाभिक कैसे बना है, पूरी उसकी बात करेंगे। बोहर का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे, क्वांटम संख्या पढ़ेंगे, आपाऊ का सिद्धांत पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे, क्रोमियम तक, डी ब्रोंगली संबंध पढ़ेंगे बेटा। और कक्षकों का आकार आपको पता है, कक्षक 4 प्रकार के होते हैं, एस, पी, डी और एफ। इनके आकार के बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे पीएनएसटी के कोर्सेस में। ठीक है बेटा, ये था हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो होने वाला है आपके पीएनएसटी 2024 में। वो होने वाला है परमाणु स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा। तो यहां पर आपका दूसरा चैप्टर जो होने वाला है फिजिकल केमिस्ट्री से, वो होने वाला है केमिकल बॉन्ड। क्या होने वाला है बेटा? केमिकल बॉन्ड। बात करें तो रासायनिक बंध, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? रासायनिक बंध। इसमें सबसे पहला होगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट मतलब विद्युत संयोजी, कोवैलेंट सहसंयोजी, इलेक्ट्रो कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बेटा मतलब उपसह संयोजी बंध, हाइब्रिडाइजेशन संकरण, वो भी कौन सा बेटा? sp संकरण आपको देखना है। हाइड्रोजन बॉन्ड आपको देखना है, हाइड्रोजन बंधन आपको देखना है ना। शेप ऑफ मॉलिक्यूल है ना, मतलब अणुओं का आकार। हाँ बेटा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर आईएमपी होता है, हाइड्रोजन बंध। इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आज तक की कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आपको सबसे ज्यादा फोकस इस टॉपिक पर करना है, हाइड्रोजन बंध पर। फिर शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, वेस्पर थ्योरी, वेस्पर सिद्धांत आपको पढ़ना है। बॉन्ड पोलेरिटी, बंध पोलेरिटी मतलब बंधन ध्रुवणता आपको देखनी है।
रिजोनेंस यानी अनुनाद आपको देखना है। वीबीटी मतलब क्या है बेटा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सजगतापन सिद्धांत आपको देखना है। और एमओटी मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको देखनी है। ये पूरे पूरे टॉपिक आपको देखना है ना, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक इसमें से हैं। जैसे हाइड्रोजन बंद हो गया बेटा, एक संकरण हो गया, है ना। इन दो टॉपिकों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपने को देखने को इस एग्जाम में मिलते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरा चैप्टर जो है आपका इस फिजिकल केमिस्ट्री का, वो है बेटा विलियन सॉल्यूशन। इसमें आपको देखना है मॉडल्स ऑफ एक्सप्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, तो यहां पर विलियन की सांद्रता को व्यक्त करने के क्या क्या तरीके हैं, मॉडल हैं, उनके बारे में पढ़ना है। देन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ना है। टाइप्स ऑफ विलियन के प्रकार, कितने प्रकार के विलियन होते हैं तो आपको पता है, सांद्रता के आधार पर विलियन के प्रकार होते हैं, है ना। अवयवी कणों के आधार पर विलियन के प्रकार होते हैं। तो अलग अलग विलियन के प्रकार बेटा आपको यहां देखना है। देन आपको आगे देखना है राउल्ट लॉ, किसका नियम बेटा, राउल्ट का नियम आपको पढ़ना है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मतलब अणुसंख्यक गुण आपको पढ़ने हैं, है ना। 4 प्रकार के होते हैं आपको पता होगा। पहला होता है आपेक्षिक वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा होता है क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब आपको पता होगा। अनादर्श विलियन, और एक यहाँ पर पढ़ना है बेटा आपको आदर्श भी देखना है, आदर्श विलियन भी देखना है ना। आदर्श विलियन भी आपको देखना है, साथ में इसको भी पढ़ना है। आदर्श विलियन, अनादर्श विलियन और असामान्य आणविक भार, यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, है ना, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट्स, ये सारे के सारे टॉपिक आपको यहां पर देखने हैं, जो कि सॉल्यूशन है फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है। ठीक है बेटा, आगे आते हैं और बात करते हैं सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, यहां पर ठोस अवस्था की। तो सॉलिड स्टेट, ठोस प्रावस्था या ठोस अवस्था, ये पार्ट बेटा आपको 12वीं में आपने अगर पढ़ा होगा तो कुछ इसके बारे में समझा होगा। ये आजकल 2023-22 की एग्जामों में 12वीं क्लास से हटा दिया गया था, पर ये चैप्टर भी मैंने आपके सिलेबस में देखा है, इसलिए आपको इसे भी पढ़ना है। और ये चैप्टर है सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, है ना। यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको क्रिस्टल लैटिक्स, यूनिट सेल, स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, है ना, मतलब हिंदी में बात करें तो क्रिस्टल जालक, इकाई कोष्टिका, इसको एकक कोष्टिका भी कहते हैं बेटा, एकक कोष्टिका, आयनिक यौगिक की संरचना, क्लोज पैकिंग, बंद पैक या क्लोज पैकिंग बोलते हैं, है ना। इसे क्लोज पैकिंग भी कहा जाता है, बंद पैक बोलेंगे मतलब क्लोज पैकिंग मतलब मजबूतता से बंधा होना। किसका बेटा, तो जब क्या होता है क्रिस्टल आपस में उसके एकक यूनिट मजबूती से बंधे होते हैं तो उनकी पैकिंगों के बारे में बात करते हैं, जैसे एफसीसी हो गया, है ना, सरल घनी जालक। तो ये सारी चीजें हम वहां देखेंगे, है ना। मैं आपको वहां बताऊंगा पूरी चीजें, बहुत ही अच्छे से आपको मैं इस केमिस्ट्री के सिलेबस में देने वाला हूं। तो यहां पर अभी तो हम बात लेकर सिलेबस डिस्कशन की कर रहे हैं, कोर्स की कर रहे हैं। तो बंद पैक, संरचना, आयनिक त्रिज्या, अपूर्णताएं, अपूर्णता मतलब यहां पर होता है बेटा दोष, है ना। क्रिस्टल दोष आपने सुना होगा, क्रिस्टल दोष में बिंदु दोष सबसे ज्यादा, पॉइंट डिफेक्ट, है ना, यहां पर इम्परफेक्शन, पॉइंट डिफेक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, तो ठोस के पदार्थ के गुण, ये टॉपिक आपको देखने। स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक रेडी, है ना, यानी कि आयनिक यौगिक की संरचना, बंद पैक और क्या संरचना, आयनिक त्रिज्या, ये सारे के सारे टॉपिक आपको इस सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री से पढ़ने हैं। ठीक है बेटा, आगे की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला जो टॉपिक होने वाला है, चैप्टर होने वाला है, वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। क्या है बेटा, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परमाणु रसायन विज्ञान, थोड़ा सा यहां अलग लिखा है न्यूक्लियर, परमाणु नाभिकीय केमिस्ट्री, इसको बोलेंगे बेटा न्यूक्लियर केमिस्ट्री, नाभिकीय रसायन, नाभिकीय रसायन। ठीक है बेटा, नाभिकीय रसायन, ठीक है। तो ये हो गया परमाणु नाभिकीय रसायन भी बोल सकते हैं आप इसे। अब बात करें यहां पर तो रेडियो एक्टिविटी, क्या है बेटा, रेडियो एक्टिव रेडिएशन मतलब रेडियो सक्रिय विकिरण के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है बेटा, हाफ लाइफ मतलब अर्धायु काल, किसके बारे में पढ़ना है बेटा, अर्धायु काल, किसका, रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्धायु काल के बारे में बात करना है। रेडियो एक्टिव डीके, रेडियो एक्टिव डीके मतलब रेडियो एक्टिव क्षय के बारे में आपको पढ़ना है।
डिस्प्लेसमेंट लॉ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। देन यहां पर इसे कहते हैं समूह विस्थापन का नियम, यहां पर हिंदी में पढ़ना है जो आपको है ना। एंड संरचना और नाभिक, और क्या है बेटा, संरचना और नाभिक के गुण यहां पर दिया है। स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक, ठीक है बेटा। तो नाभिक के गुण और उसकी संरचना को भी पढ़ना है, नाभिक के गुण और उसकी संरचना पढ़ना है। देन आपको पढ़ना है न्यूक्लियस रिएक्शन, नाभिक की अभिक्रिया, नाभिक की जो अभिक्रिया होती है आपने पढ़ा होगा, नाभिक की संलयन, नाभिक की विखंडन, इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। फिर पढ़ना है बेटा आपको डी जनरेशन सीरीज, और क्या पढ़ना है, आरटीसीसीएल है ना, क्या है, ट्रांसम्यूटेशन, यानी यहां पर बेटा ट्रांसम्यूटेशन आपको पढ़ना है। मतलब यहां देखिए विघटन श्रृंखला कृत्रिम रूपांतरण आपको पढ़ना है। आइसोट्रॉप्स एंड देयर यूज है ना, इसके यूज, आइसोट्रॉप्स और इसके उनके उपयोग भी आपको यहां पर देखना है, आइसोट्रॉप्स एवं उनके उपयोग। और बेटा आपको देखना है यहां पर रेडियो कार्बन डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग, यानी आपने पढ़ा होगा किसी भी चट्टान या किसी पुराने अवशेष के बारे में अगर किसी जानकारी को पता लगाना है तो उसके लिए यूज होती है कार्बन डेटिंग प्रोसेस, ठीक है, कार्बन डेटिंग प्रोसेस। तो बेटा ये आपको पूरी जानकारी मैंने आपको यहां दिया है ना। आरसीसीएल, ठीक है, आरसीसीएल ट्रांसम्यूटेशन, ये भी आपको यहां पर पूरी चीजें देखना है ना, जिसे हम बोलते हैं कृत्रिम रूपांतरण। क्या बोलते हैं बेटा, विघटन, फिर है श्रृंखला, कृत्रिम रूपांतरण, ये पूरी की पूरी आपको चीजें है ना, ये आपको इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़नी। चैप्टर क्या था बेटा, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला चैप्टर आपका है केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना। क्या बोलते हैं बेटा, रासायनिक संतुलन। यहां पर आपको केमिकल इक्विलिब्रियम यानी रासायनिक संतुलन के बारे में पढ़ना है। लॉ ऑफ मास एक्शन मतलब द्रव्यमान सक्रियता का नियम पढ़ना है। केपी और केसी में संबंध पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा, केसी और केपी में संबंध पढ़ना है, क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ना है। ले चाटेलियर मतलब ले सातेलिए बोलते हैं इसे, ले सातेलिए का सिद्धांत पढ़ना है ना, ले चाटेलियर प्रिंसिपल सिद्धांत और इट्स एप्लीकेशन और इसके अनुप्रयोग भी आपको पढ़ने हैं, है ना। आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ना है, मतलब विलयनों में आयनिक संतुलन पढ़ना है। ऑफ सॉल्यूशन मतलब है ना सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी है ना, विलयन में आयनिक संतुलन। और क्या बेटा, सॉल्युबिलिटी और प्रोडक्ट है ना, घुलनशील उत्पाद पदार्थ, घुलनशील पदार्थ क्या है इनके बारे में पढ़ना है। कॉमन आयन इफेक्ट है ना, क्या है बेटा, सामान्य बोलेंगे इसे, कहाँ है, हाँ, सामान्य आयनिक प्रभाव के बारे में पढ़ना है। थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट है ना, यानी यहां अम्ल और क्षार सिद्धांत और लवण के आधार पर जल अपघटन है ना, लवण का जल अपघटन कैसे होता है। और आपको पीएच के साथ साथ बफर विलयन के बारे में भी इस यूनिट में पता करना है। यूनिट का नाम था केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्य अवस्था, रासायनिक साम्य बोलते हैं इसे बेटा, रासायनिक साम्य भी बोला जाता है, साम्य है ना, रासायनिक साम्य या संतुलन भी बोला जाता है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा, और होता है आगे अगला जो चैप्टर होने वाला है आपका, वो होने वाला है केमिस्ट्री एंड थर्मोडायनोमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री एंड थर्मोडायनोमिक्स। एक इसे बोलेंगे बेटा उष्मा रसायन या उष्मागतिकी, उष्मा रसायन या उष्मागतिकी, उष्मा रसायन या उष्मागतिकी, थर्मोडायनोमिक्स, ठीक है बेटा। एनर्जी चेंजिंग यानी कि आपको यहां पर देखना है रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा परिवर्तन, एनर्जी चेंजिंग ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का परिवर्तन, ठीक है बेटा। इंट्रिंसिक एनर्जी एंथैल्पी, ठीक है बेटा, यहां पर आंतरिक ऊर्जा एंथैल्पी के बारे में भी आपको पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनोमिक्स मतलब बेटा उष्मागतिकी का पहला नियम। फिर पढ़ना है बेटा हेंस लॉ हीट्स ऑफ रिएक्शन है ना,
सेकेंड लॉ, यानी आपको हेंस का उष्मा संकलन का नियम भी आपको पढ़ना है, जिसे हिंदी में कहते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मतलब बेटा आपको पढ़ना है उष्मा गतिकी का दूसरा नियम। देन आपको एनर्जी फ्री एनर्जी फ्री बोल रही है, फ्री एनर्जी होना चाहिए मुक्त ऊर्जा। क्या है बेटा? मुक्त ऊर्जा, है ना। अब आपको एनर्जी से रिलेटेड मतलब ऊर्जा से रिलेटेड भी जानकारी लेना है, जैसे स्पॉन्टेनिटी, है ना। स्पॉन्टेनिटी मतलब क्या होगा? स्पॉन्टेनिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब बेटा रासायनिक अभिक्रिया की स्वतः प्रवृत्ति, यानी जो अभिक्रिया स्वयं से हो जाती है उसे बोलते हैं बेटा स्पॉन्टेनिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन। फ्री एनर्जी मतलब मुक्त ऊर्जा, फ्री एनर्जी चेंज एंड केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब रासायनिक साम्य में मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। फिर देखना है आपको उपयोगी कार्य के लिए मुक्त ऊर्जा, जो उपयोगी कार्य होता है उसके लिए मुक्त ऊर्जा मतलब गिब्स एनर्जी बोलते हैं जिसे, उसके भी बारे में आपको पूरी जानकारी बेटा इस यूनिट में लेना है, जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, उष्मा रसायन और उष्मा गतिकी। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा, आते हैं केमिकल काइनेटिक्स नाम का इस यूनिट में, या रासायनिक गतिकी इस यूनिट में आपको क्या पढ़ना है? तो बेटा इस यूनिट से सबसे ज्यादा देखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है बेटा, इससे समझना बहुत अच्छा होता है और इससे ज्यादातर क्वेश्चन तो आपको लिमिटेड ही मिलते हैं, बट ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है जो कि जनरली वैसे कई लोगों को समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो यहां पर बेटा आपको इस यूनिट में जो रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर, हाँ बाकी आपको यहां पर मैं पूरा अच्छे से बिल्कुल क्लियर कराऊंगा बेटा जब हम स्टार्ट कर देंगे क्लास, है ना, जैसे कल परसों से। तो हम इस यूनिट की पूरी हर यूनिटों को बिल्कुल सीक्वेंस वाइज कम समय में बहुत अच्छा हम लोग क्लियर पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो यहां पर देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट कांस्टेंट, यानी यहां पर दरों को प्रभावित करने वाले कारक, दर स्थिरांक, रेट एक्सप्रेशन यानी कि दर को अभिव्यक्त करना या दर्शाना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की कोटि, प्रथम फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक, दर स्थिरांक की इकाई निकालना। ये 12th का चैप्टर था बेटा, 12th का, कहां का था? 12th का, है ना। अभिव्यक्ति और विशेषताएं किसकी बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन की अभिव्यक्ति कैसे करेंगे उसे, उसकी क्या विशेषताएं होती है अभिक्रिया की दर की, और आर्हीनीय समीकरण भी यहां पर आपको पढ़ना है। ठीक है बेटा, ये पूरी जानकारी आपको यहां से करना है कलेक्ट। आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे है बेटा आपका थर्मोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। क्या है बेटा? वैद्युत रसायन। ठीक है, तो यहां बेटा हम देखने वाले हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, एंड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, एंड आप देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन। ठीक है बेटा, यानी आक्सीकरण संख्या, आयन इलेक्ट्रॉन विधियां और विद्युत अपघटनी चालक, इनके बारे में पूरी जानकारी इतने चैप्टर इस यूनिट से आपको क्लियर करने हैं। आगे की बात करते हैं बेटा, अभी तक हमारा फिजिकल केमिस्ट्री ही चल रहा है, ये बात ध्यान रखें। अब यहां पर आपको दिया है फेराडेस लॉ, फेराडे के नियम, इसके अंतर्गत आपको वोल्टीय सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरिजन मतलब संचारण का विद्युत रासायनिक सिद्धांत आपने पढ़ा था, लोहे में जंग लगना, ये यहीं पढ़ेंगे बेटा। सरफेस केमिस्ट्री यानी सतह रसायन के बारे में भी यही पढ़ना है आपको, सरफेस केमिस्ट्री। फिर है बेटा कोलाइड एंड केटेलाइट, है ना, मतलब कोलाइड एंड केटेलाइट मतलब कोलाइड्स और उत्प्रेरक के बारे में भी, कोलाइड्स क्या होते हैं यानी कि कोलाइड विलयन क्या होते हैं, कोलाइड कण क्या होते हैं, उत्प्रेरक क्या होते हैं, इनके बारे में भी पढ़ना है। एडजॉर्प्शन अधिशोषण के बारे में पढ़ना है। कोलाइड्स जैसे टाइप्स आपके दिए कोलाइड्स के, यानी कि आपको कोलाइड के बारे में पढ़ना है, जैसे कोलाइड विलयन के प्रकार क्या होते हैं, इनके गुण क्या होते हैं, है ना, इन्हें कैसे बनाया जाता है ना, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज यानी इनके गुण के बारे में भी पढ़ना है। कोलाइडी विलयन के बारे में पूरी जानकारी आपको लेनी है। ठीक है बेटा, आगे है इमल्सन, यानी कोलाइडी विलयन से ही एक चीज बनती है जिसको इमल्सन कहते हैं। फिर पढ़ना है आपको मिसेल्स के बारे में,
कैटालाइसिस उत्प्रेरक के बारे में, इनके प्रकार और लक्षण, यानी उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं, कोलाइड विलयन क्या है, पूरी जानकारी इस यूनिट से बेटा आपको लेनी है, समझनी है, पढ़नी है। ठीक है, आगे की ओर आते हैं बेटा। आगे आपको दिख रहा है अब हमारी फिजिकल केमिस्ट्री क्या हो गई है, खत्म हो गई है, और आ गई है हमारे पास अकार्बनिक रसायन यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है बेटा, इस केमिस्ट्री से कौन कौन से मुख्य टॉपिक होने वाले हैं इनकी चर्चा हम करते हैं। यह है हमारे पीएनएसटी सिलेबस 2024 का भाग नंबर 2, और देखेंगे यहां पर कौन कौन से टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं, हमारे कोर्स में आने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर है बेटा प्रिंसिपल एंड मेटलर्जिकल ऑपरेशन, इसमें आपको पढ़ना है फर्नासेस और कंसंट्रेशन। बेटा यहां पर बात करें तो भट्टियां, जो आपने पढ़ा था भर्जन निस्तापन, आपको याद होगा है ना, भर्जन निस्तापन, एस्क का सांद्रण, फेन फ्लावन विधि। ठीक है, निष्कर्षण, इनका निष्कर्षण कैसे किया जाता है, इसकी भी बहुत सारी विधि है। तो यहां पर क्या है बेटा, कंसंट्रेशन, एक्सट्रेशन एंड प्योरिफिकेशन, मेटलर्जीज ऑन ऑफ Na यानी कि सोडियम, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, चांदी है ना जिसको सिल्वर बोलते हैं, जस्ता मतलब जिंक एंड पैलेडियम एंड दियर प्रॉपर्टीज है ना, इनके क्या करना है, ये जो जितने भी आपको तत्व दिए इनका भट्टी, एस्क, सांद्रण, निष्कर्षण, शुद्धिकरण, धातु कर्म और उनके गुणों का संचालन, उनके क्या क्या गुण होते हैं, ये पूरी जानकारी आपको इस यूनिट में लेनी है। ये जो तत्व दिया है बेटा इनको ज्यादातर फोकस करना है। ये यहां पर बोला गया है कि ये तत्वों के ही बारे में आपको प्रॉपर्टीज जानना है, बाकी अदर के बारे में नहीं करना है। ठीक है, आगे बेटा केमिकल पेरियोडिटी मतलब बेटा रासायनिक आवर्तिता कि रासायनिक आवर्त सारणी में इनके बारे में क्या क्या गुण है, इसके बारे में भी पता करना है। एसपीडी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में आपको पढ़ना है ना, एफ ब्लॉक के तत्व के बारे में आपको पढ़ना है। पेरियोडिक टेबल आवर्त सारणी के बारे में भी इसी में आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। फिर पढ़ना है बेटा आपको पेरियोडिटी, इसी होगी एटॉमिक एंड आयोनिक रेडी, एटॉमिक यानी परमाणु और आयनिक त्रिज्या, क्या है बेटा, ये परमाणु और आयनिक त्रिज्या के बारे में भी आपको पढ़ना है। वैलेंसी मतलब संयोजकता के बारे में भी आपको यहां पर पढ़ना है। और बेटा आपको पढ़ना है आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब आयनीकरण ऊर्जा, और आपको पढ़ना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता, और आपको पढ़ना है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब ऋण विद्युता, या इसी को कहते हैं बेटा विद्युत ऋणात्मकता, और आपको पढ़ना है मेटेलिक कैरेक्टर मतलब धात्विक गुण के बारे में भी आपको आवर्त सारणी का जो वर्गीकरण नाम की यूनिट थी क्लास 11th में, वहां के बेसिक चैप्टर्स जो आपको दिए हैं वो इसी में मिक्स करके आपको दे दिया है। और इस अध्याय में प्रिंसिपल एंड मेटलर्जिकल ऑपरेशन, इसके अंतर्गत आपको पूरी जानकारी बेटा इतनी चीजों की लेनी है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, आगे आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही और क्या आपको देखना है। ठीक है बेटा, तो यहां ध्यान देंगे, यहां दिया है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एलिमेंट। ठीक है बेटा, तत्वों का तुलनात्मक अध्ययन, क्या करना है बेटा, कंपैरिजन करके तत्वों का अध्ययन करना है। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना है कंपैरेटिव स्टडी यानी तत्वों का निम्नलिखित, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फ्लोइंग फैमिलीज ऑफ एलिमेंट्स है ना, एलिमेंट्स मतलब तत्वों के निम्नलिखित परिवारों का तुलनात्मक अध्ययन करना है। पहला जो बेटा आपको करना है वो है एल्कली मेटल्स मतलब क्षार धातु, दूसरा है एल्कलीन अर्थ मेटल्स मतलब क्षारी मृदा धातु, वर्ग 1 के तत्व, वर्ग 2 के तत्व, नाइट्रोजन परिवार बेटा पी ब्लॉक के तत्व, ऑक्सीजन परिवार पी ब्लॉक के तत्व, हेलोजन पी ब्लॉक का सबसे अंतिम से पहले वाला वर्ग 17, और बेटा आपको पढ़ना है उत्कृष्ट गैस वर्ग 18, और संक्रमण धातु यानी डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में भी आपको यहां पर तुलनात्मक अध्ययन करना है। यह भी आपको एक चैप्टर के रूप में दिया है, पूरी बातें यहां तक अध्ययन करनी थी। अब बेटा यहां पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चैप्टर दिया है मेटल्स, मेटल मतलब धातुओं के बारे में भी अध्ययन करना है, जिसमें धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D मेटल्स आयन मतलब
3D श्रेणी के जो तत्व हैं उनके जो आयंस हैं तत्व और उनके आयंस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब उनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है वो देखना है। अदर जनरल कैरेक्टर्स मतलब उनके और भी अन्य गुण, जनरल यानी सामान्य गुण और प्रॉपर्टीज ये भी आपको देखनी, मतलब 3D धातुओं का, 3D श्रेणी के धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था, अन्य सामान्य विशेषताएं, गुण, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में भी बेटा आपको यहां पर पढ़ना है। ठीक है, आगे और है इसी में, ये भी अगला चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उप सहसंयोजी यौगिक। ये बेटा 12वीं का एक टॉपिक है जो कि नीट में बहुत डिटेल्स में आता है, बट आपको पीएनएसटी में थोड़ा शॉर्टकट आएगा यहां पर, है ना। तो यहां पर बेटा सिंपल नॉमेनक्लेचर यानी इनका सामान्य नामकरण कैसे होता है ये आपको सीखना है, पता करना है, पढ़ना है। और आपको बॉन्डिंग एंड स्टेबिलिटी यानी इनका बंध और स्थायित्व कैसे होता है ये पता करना है। और आपको क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण के बारे में जानना है कि इनका वर्गीकरण जो होता है उपसहसंयोजी यौगिक का वो कितने भागों में हुआ है, कैसे हुआ है। एंड आपको यहाँ पर इनके भी मध्य बंधन कैसे होता है, बंध कैसे बनते, ये पूरी बातें बेटा आपको यहां पर पता करनी है। ठीक है बेटा, आगे की ओर बढ़ते हैं और देखेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक्स केमिकल एनालिसिस, मतलब बेटा कार्बधात्विक यौगिक का विश्लेषण कैसे होगा। ये एक चैप्टर है जिसमें आपको केमिस्ट्री इन्वॉल्वेड इन इज सिंपल इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड कैलकुलेशन बेस्ड ऑन एसिड बेस्ड टेट्रीमेट्री, ठीक है, ट्रीमेट्री के बारे में आपको पता करना है। ठीक है बेटा, ट्रीमेट्री के बारे में आपको पता करना है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है यहां पर ध्यान देंगे तो यहां पर है रसायन विज्ञान में शामिल सरल अकार्बनिक गुणात्मक विश्लेषण मतलब केमिकल इन्वॉल्व्ड इज सिंपल इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब शामिल सरल अकार्बनिक गुणात्मक विश्लेषण। ठीक है बेटा, जिसमें आपको कैलकुलेशन मतलब क्या करना है, गणना करनी है, बेस्ड एंड एसिड बेस्ड ट्रीमेट्री मतलब अम्ल और क्षारीय अनुमापन पर आधारित गणना आपको करनी है। ठीक है, अम्लीय है ना, अम्लीय और क्षारीय गुणों पर आधारित आपको क्या करना है, गणनाओं को करना है। ठीक है बेटा, ट्रीटमेंट मतलब गणनाओं को करना है, ट्रीटमेंट। ठीक है, आगे बेटा इतनी बातें, ये जो बातें थी आपकी ये थी सारी की सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। बात करते हैं बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा पार्ट जो आपका होने वाला है पीएनएसटी 2024 का। यहां पर बेटा आपको सबसे पहला दिख रहा है वो है कैलकुलेशन ऑफ इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब बेटा कार्बनिक यौगिक के मूलानुपाती और आणविक सूत्र, है ना। एंड आपको देखना है नोमेनक्लेचर, ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक की संरचना आपको देखनी है, सामान्य क्रियात्मक समूह देखना है ना, कॉमन फंक्शनल ग्रुप देखना है, आइसोमेरिज्म मतलब समावयवता आपको देखना है, स्ट्रक्चर एंड शेप्स ऑफ एल्केन्स यानी संरचना और क्या बेटा, संरचना और आकार किसके, एल्केन्स के, एल्कीन्स के, और आपको क्या देखना है, बेंजीन्स का भी आकार और उसके गुण के बारे में बात करनी है। ये टॉपिक है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें आपको इतनी चीजें पहले पार्ट में करनी है। इसी का और आगे का भाग है बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें आपको करना है प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज, किसकी आगे बताएंगे, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज यूज ऑफ एल्केन एल्कीन्स, है ना, एल्केन्स एल्कीन्स बेंजीन्स, पेट्रोलियम क्या है बेटा, क्रैकिंग ऑक्टेन नंबर्स, गैसोलीन एडिटेटिव्स, है ना, मतलब एल्केन्स यहां आएगा बेटा, एल्केन्स है ना, एल्काइंस लिख दिया यहां, एल्केन्स आएगा। ठीक है, क्या आएगा, एल्केन्स, ठीक है, एल्केन्स। अच्छा, सब में वही लिखा है। अच्छा, यूज ऑफ एल्केन्स डबल हो गया बेटा। ठीक है, यहां पर आएगा एल्केन्स, ठीक है, एल्केन्स
एल्केन्स, ठीक है, एल्काइंस, एल्काइंस आ गया, एल्केन्स, यहां आएगा एल्काइंस, बेंजीन, पेट्रोलियम, अपस्फोटन, ऑक्टेन नंबर बेटा, है ना। ऑक्टेन का किसी भी पदार्थ के विस्फोट होने के लिए एक संख्या की जरूरत होती है बेटा। ज्वलनशील पदार्थ जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोई और भी पदार्थ है, उसके लिए एक संख्या होती है जिसको अपस्फोटन ऑक्टेन नंबर कहते हैं। इसकी भी यहां पर हमको स्टडी करनी है, इसको भी पढ़ना है। गैसोलीन एडिटिव जो कि पेट्रोल में मिलाया जाता है, इसके भी बारे में पता करना है कि तैयारी, गुण और उपयोग के लिए कैसे इन्हें तैयार किया जाता है, इनके क्या गुण होते हैं, इनकी क्या लक्षण और क्या उपयोग होते हैं, ये पूरी बातें हमें इस अध्याय में करनी है। आगे और बात करना है तो यहां देखेंगे नॉमनक्लेचर, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। नॉमनक्लेचर बच्चा नामकरण, भौतिक रासायनिक गुण को रिलेशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज विथ स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ हेलो एल्केन्स, हेलो बेंजीन्स एंड एल्कोहल एंड फिनॉल। मतलब बेटा यहां पर संरचना गुण के साथ साथ भौतिक गुणों का सह संबंध और हेलो एल्केन्स, हेलो बेंजीन, एल्कोहल, फिनाल, एल्कोहल होगा बेटा, एल्कोहल, है ना, अल्कोहल नहीं, एल्कोहल का उपयोग कुछ पॉली हेलोजन। यहां पर बेटा आगे आते हैं जनरल आइडियाज ऑफ सम पॉली हेलोजन कंपाउंड्स, है ना। फिर यहाँ विक डाई क्लोरो, क्लोरोएथेन्स, डाइक्लोरो, 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 क्लोरोएथेन्स इथर्स, है ना, डाइक्लोरो इथर्स, ठीक है बेटा। यहां देखेंगे हिंदी में भी इसे क्या बोलते हैं, सामान्य, सामान्य विचार नहीं होगा बेटा, यहां विचार नहीं होगा, किधर है, हाँ यहां ध्यान देंगे तो विक डाई, यहां आता है बेटा विक डाइक्लोरो एथेन्स, ठीक है। यहां आएगा बेटा विक, आपने पढ़ा होगा विक डाई क्लोरो, क्लोरो एथेन, एथेन, ठीक है बेटा। डाइक्लोरो इथर्स, ठीक है बेटा, डाइक्लोरो इथर्स, ठीक है। क्लोरो, आर ओ आएगा बेटा यहां, क्लोरो इथर्स, ठीक है, इथर्स। क्लोरो, क्लोरोफॉर्म्स, ठीक है बेटा, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, पढ़ा है आपने क्लोरोफॉर्म। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। DDT, बेंजीन और हेक्साक्लोराइड, हेक्साक्लोराइड, ये सारी चीजें आपको, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है बेटा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड जिसे BHC भी कहते हैं, इनके बारे में भी आपको इस अध्याय में यहां पर पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और आगे क्या है तो आते हैं आगे, फिर आगे दिया है बेटा नॉमनक्लेचर मेथड, नॉमनक्लेचर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड कोरिलेशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज विथ स्ट्रक्चर एंड यूज्ड ऑफ ईथर, क्या है बेटा, ईथर, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दियर डेरिवेटिव्स। brief account of the chemistry of cyanides, isocyanides, amines and नाइट्रो कंपाउंड्स, ठीक है बेटा। यहां देखेंगे तो ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल और उनके व्युत्पन्न के नामकरण के नियम, रासायनिक गुण कैसे नाम करेंगे, उनका नाम कैसे लिखेंगे, उनके गुण, संरचना, उपयोग के साथ भौतिक गुणों का सह संबंध, यानी भौतिक गुण में क्या क्या इनके होते हैं, क्या इनमें तुलना संबंध क्या होता है, साइनाइड के बारे में, आइसोसाइनाइड, एमाइड, नाइट्रो यौगिक और रसायन विज्ञान का संक्षिप्त विवरण, यहां पर इनके बारे में पढ़ेंगे। मतलब इनका रसायन विज्ञान में संक्षिप्त, मतलब ये नीचे वाले जो है जैसे आइसोसाइनाइड, साइनाइड, एमाइड और नाइट्रो यौगिक का रासायनिक विज्ञान का संक्षिप्त, है ना, रसायनों का संक्षिप्त विवरण आप यहां पर पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। आगे की बात करते हैं और आगे सबसे अंतिम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पार्ट होने वाला है, जो आप PNST 2024 में देखने वाले हैं, वो है बेटा पॉलीमर्स, ठीक है, जिसको कहते हैं बहुलक। इसका वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन, है ना, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, प्रॉपर्टीज मतलब प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ कॉमन नेचर एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स, मतलब बेटा सामान्य, प्राकृतिक और कृत्रिम बहुलक की तैयारी, मतलब इन्हें कैसे बनाया जाता है और इनके क्या उपयोग होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा बेकेलाइट, है ना, प्लास्टिक, पॉलीथीन, है ना,
पीवीसी, ये बहुत सारी चीज जो आप देखते हैं ये सारे के सारे बहुलक हैं, और ये कैसे बनते हैं, इनके क्या गुण होते हैं, ये सारी बातें इस अध्याय में आपको पढ़नी है। देन आपका लास्ट चैप्टर जो होगा वो होगा बेटा बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स मतलब जैव अणु। इसमें आप पढ़ेंगे इनका क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस यानी इनका जैविक, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस मतलब जीव विज्ञान में कैसे महत्व है, और क्या है बेटा कार्बोहाइड्रेट होगा, कार्बोहाइड्रेट हिंदी में कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड, पेप्टाइड, प्रोटीन्स एंड एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड्स। बेटा ये सारी चीजें हम यहां पर पढ़ेंगे। जैव अणु, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड, पेप्टाइड, प्रोटीन, एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड का वर्गीकरण, संरचना और जैविक महत्व। तो बेटा ये पूरा जो मैंने आपको विस्तृत सिलेबस बताया, ये पूरा का पूरा सिलेबस PNST 2024 का है, जिसे हमें लगभग 2 मंथ में कंप्लीट करना है। क्योंकि हमारे पास टाइमिंग इतनी नहीं है, क्योंकि समय आ चुका है, शेड्यूल चल चुका है, तो हमें अब पूरी तैयारी के साथ, पूरे मन के साथ हमें लग जाना है पूरी तैयारी में, और हमें अच्छे से अच्छा नंबरों से इस एग्जाम को पास करना है, ताकि चयन की सूची में हमारा नाम सबसे ऊपर हो, पहले नंबर पर हो। ये नहीं कि तैयारी तो कर लिए, नाम मात्र की, तो ऐसे में कुछ नहीं होने वाला है। बेटा पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ आपको PNST 2024 के लिए फिट जाना है, तैयार हो जाना है, खड़े हो जाना है, और पूरा का पूरा सिलेबस 2024 PNST का हमारे इंस्पायर एकेडमी के YouTube चैनल पर फ्री में आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, दिया जा रहा है। बेटा बहुत खुशी की बात है, इसलिए आप पूरा का पूरा सिलेबस कंटिन्यूअसली क्रम के अनुसार रोज पूरा का पूरा सिलेबस घर बैठे देखें, पढ़ें, और लाइक सब्सक्राइब करें वीडियो को, और जानकारी अपने दोस्तों तक, पूरे के पूरे दोस्तों तक जानकारी पहुंचाएं। ठीक है बेटा, थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में अगले लेक्चर के साथ, और शुरुआत करेंगे केमिस्ट्री सिलेबस का। श्री गणेश। ठीक है बेटा, थैंक यू।